मैं आपसे वादा कर रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। अरे अखिलेश यादव सुन लो, सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। वैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह से मुस्लिम वोटर को लेकर के वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। जाहिर सी बात है, मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग में उनकी स्वीकारोक्ति है, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। आज उन्होंने जो बात कही, एक बड़ी बात कही कि हम अलायंस में जा सकते हैं बशर्ते चीजें सम्मानजनक हों, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है मुस्लिम सियासत का। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 20% वोटर हैं और ऐसे में करीब 100 के आसपास ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें ये वोट बैंक प्रभावी भूमिका निभाता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के इलाकों में। ऐसे में ओवैसी की एंट्री और फिर ओम प्रकाश राजभर का उनको अलग अलग शब्दों से नवाजना अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा है एक टेंशन की बात है कि ओवैसी इस रूप में एंट्री ले रहे हैं। और एक तरफ उन्होंने गठबंधन का ऑफर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश यादव के गढ़ में ही यानी मटेरा जो 2012 से लगातार उनके परिवार के पास है, यानी उनके पार्टी के पास है, पार्टी में जो शाह परिवार था उसके पास है, उस गढ़ से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। एक तरफ गठबंधन का ऑफर दिया है, दूसरी तरफ गढ़ में चुनौती दे दी है। अब रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई वो बात तो सही कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना चाहिए, बीजेपी को हराने की बात करनी चाहिए। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार, उनका स्वागत करता हूं मैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। ये जो बात थैंक यू चल रही है ओवैसी की एंट्री से, यूपी की मुस्लिम सियासत दरअसल अब किस तरफ जा रही है? कि पिछले कुछ चुनाव से तो वो एकमुश्त समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन को लगातार समर्थन दे रही थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिमों का पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की ओर होता है। और यह तो मुझे लगता है कि मुस्लिमों और समाजवादी पार्टी के बीच की जो कड़ी रहे हैं वो इसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही उनका लगाव है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। इस वक्त उसका चर्चा का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स की है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रेम है उनके प्रति उनको एक तरीके से लेगेसी में मिला है। आज भी कोई चुनाव हो, ये माना जाता है कि 90% या उसके इर्द गिर्द जो मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। 2024 में डर था अखिलेश यादव को, और डर सही था, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में धीरे धीरे मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग वो कांग्रेस की ओर देखने लगा था। तो उसका भी इंतजाम उन्होंने किया और कांग्रेस को साथ लिया। फायदा दोनों का हुआ, मुस्लिम मतों में विभाजन नहीं हुआ। और कांग्रेस जो खाली एक सीट पर थी, राहुल गांधी तक चुनाव हार गए थे, वो कांग्रेस के लोकसभा में आज की तिथि में उत्तर प्रदेश से 6 सांसद हैं। दोनों का फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चोट मिली। तो जाहिर सी बात है, दोनों के लिए मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़े रखने की न्यूनतम आवश्यकता थी। इस कारण गठबंधन हुआ। वो गठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि उसका स्वाद दोनों पा चुके हैं और दोनों समझते हैं कि उनके अस्तित्व के लिए ये वोट जरूरी है। तो मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। आप तो इतने साल से देख रहे हैं चीजों को। पर एक चीज जो अलग दिखती है, मतलब ये बात तो बिहार में भी कही जा रही थी कि भाई मुसलमान नीतीश कुमार को ही पसंद करता था, लिबरल मानता था, उनको वोट देता था। जेडीयू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो आमतौर पर एनडीए की पार्टीज में नहीं होती थी। मतलब वो रोजा इफ्तार करते थे, मुस्लिम्स को अपने टिकट देते थे, लोकसभा भेजते थे, राज्यसभा भेजते थे, बहुत सारा काम करते थे। इसके अलावा आरजेडी को एमवाई का उनका अपना सपोर्ट सिस्टम था ही। तो हम बिहार में भी ये कहते थे कि भाई अगर वोट देगा तो या तो गठबंधन को देगा या नीतीश कुमार को देगा। पर वैसी जिस तरह की राजनीति करते
करते हैं, और जिस तरह से मुस्लिम वोटर को लेकर के वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम स्वतंत्र अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, अपने मुद्दों को लेकर के आगे बात करेंगे। और फिर वो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में आपने यही कह करके हमको किनारे कर दिया और आपके सांसद जीत करके आए, वो चले तो अंत में एनडीए के साथ ही गए। आप हम पर बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, पर आपके लोग टूट करके चले कहाँ जाते हैं? वापस उसी बीजेपी में चले जाते हैं जो जीत करके आते हैं। तो आप लोग आरोप हम पर जरूर लगाते हो, पर अल्टीमेटली जो है वो आप मुस्लिम्स का नुकसान करते हो, और वो बात वो घुमा करके इस रूप में सामने रखते हैं। और उनकी रैलियों में जो पहले भी उनकी जब रैलियां हुई तो उनको लेकर के एक अट्रैक्शन तो मुस्लिम समाज में है, सुनने के लिए लोग उनको आते हैं, वो चाहे सीमावर्ती इलाकों में आए, मुस्लिम बहुल इलाकों में आए, यूथ खासतौर पर मुझे याद है मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में ये रिप्लाई मेरा था कि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए, में समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम्स का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? तो मेरी तरफ से वो अखिलेश यादव थे कि भाई अखिलेश यादव होंगे। पर उसके कमेंट सेक्शन में मैं जब जाता हूं तो बड़ी संख्या में यूथ जो मुस्लिम समाज का है उसने एआईएमआईएम का नाम लिया है। ये जो टर्न अराउंड हो रहा है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी का, या एक तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें अपनी आइडेंटिटी भी सामने आ रही है, उसमें ओवैसी वोट काटने के लिहाज से, सीटें जीतने के लिहाज से, या गठबंधन के लिए जो बात आप कह रहे हैं कि 90%, 80%, अगर ये 5-10% भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे सियासी समीकरण, बहुत सारे सीटों का मिजाज बिगड़ सकता है। मंजी, बिल्कुल सही आपने कहा। जहां तक ओवैसी का सवाल है, एक बात जानिएगा, ओवैसी बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जितना योजनाबद्ध तरीके से उनकी तकरीरें होती हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कोई मुस्लिम चेहरा ऐसा नहीं है जो उतना धारा प्रवाह है, जनता को सीधे प्रभावित करने वाला और एक टारगेटेड स्पीच दे सके। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग में उनकी स्वीकारोक्ति है। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। आज उन्होंने जो बात कही, एक बड़ी बात है कही कि हम अलायंस में जा सकते हैं बशर्ते चीजें सम्मानजनक हो। तो उनके सम्मान से क्या मतलब है? उनका तो कोई अपमान करने नहीं जा रहा है। उनको 5, 7, 8 सीटें मिल जाए तो भी सम्मानजनक है। लेकिन आज एक बात नोट कर लीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं, या जाएंगे। कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी उनको लेगी नहीं? कायदे की बात है कि उनको ले लेना चाहिए, उनको लेने से बहुत बचत होगी। मैं कुछ उदाहरण से आपको इस चीज को सिद्ध करता हूं। देखिए, बड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। 2000, 4000 वोट, 5000, 8000 वोट पा सकते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में। विधानसभा के चुनाव में उनकी जरूरत है, उनका असर दिखता है। और नीचे के चुनाव में जाएं, जो निगम के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें उनका असर थोड़ा और दिखता है। मेरठ जैसी जगहों पर आप देख लीजिए, जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, मेरठ में उनका उनका परफॉर्मेंस आप देखिए। ऐसे असेंबली में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस उदाहरण के बहुत बड़े संदेश हैं। जौनपुर जिले में एक शाहगंज विधानसभा क्षेत्र है। साल 2022 का असेंबली इलेक्शन था। ये वही इलेक्शन था जिसमें बड़ी उम्मीदें थी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को। लगता था कि सरकार मार रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा था, मुस्लिमों को के भरपूर सपोर्ट की उनको उम्मीद थी। इसलिए कोई चर्चा भी नहीं हुई कि ओवैसी की पार्टी को या ओवैसी को साथ लिया जाए, कोई चर्चा इस पे नहीं हुई। ये अलग बात है कि उसके पहले आपको याद होगा तो एक मोर्चा बनाने की बात हुई थी, जिसमें जब शिवपाल सिंह अलग थे समाजवादी पार्टी से, तो शिवपाल सिंह यादव अपना दल की जो पल्लवी पटेल है, अपना दूसरे ग्रुप की ओवैसी, राजभर, इन सब के साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने इनकी जरूरत नहीं समझी। लेकिन नुकसान कैसे हुआ जरा समझिएगा। कम से कम 10 से 15 ऐसी सीट हैं जहां ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिए। उन मुस्लिम प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी को डेंट मारा। शाहगंज सीट का उदाहरण दे रहा हूं, बहुत मुफीद होगा। एनडीए की ओर से वहां
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी को टिकट मिला था। रमेश सिंह चुनाव मैदान में थे। उनका मुकाबला था ललई यादव, जो 4 बार लगातार चुनाव जीते थे और अपराजेय माने जाते थे और मंत्री 2 बार रह चुके थे। वहां ओवैसी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया और चुनाव बड़ा जोरदार हुआ। मुस्लिम कैंडिडेट को 11-12 हजार वोट मिले। ओवैसी ने खुद जाकर के शाहगंज क्षेत्र का एक मुस्लिम बहुल इलाका पटेला है, वहां जनसभा की। 11-12 हजार वोट मिले और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ललई यादव वहां बमुश्किल तमाम 600-650 वोट से चुनाव हार गए। असेंबली इलेक्शन की बात बता रहा हूं। तो ये मटेरा में अगर शौकत अली चुनाव लड़ते हैं और वहां से यासर शाह चुनाव लड़ते हैं, तो आप सोचिए क्या परिस्थिति बनेगी। मुस्लिम वोटों में डिवीजन होगा कि नहीं होगा। एआईएम ऑल इनकी ओवैसी की पार्टी के जो भी मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, आपने देखा होगा, वो आमतौर पर उन्हीं क्षेत्रों में होते हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका होता है और उनको वोट मिलता है। और आज भी मैं बता दूं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ओवैसी की जो रैलीज होती हैं, ओवैसी की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें मुसलमानों का आकर्षण आप देख सकते हैं, बहुत नोटेबल है। और आज मैं बता दूं आपको, ओवैसी का प्रभाव नौजवान मुसलमानों पर बहुत अधिक है। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव मुस्लिम है। जी बिल्कुल है। और सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। गांव गांव में सोशल मीडिया का भरपूर चलन है। वो दौर बदल गया अवनीश जी। तो ऐसे में बहुत सी जगहों पर ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी को दर्द देंगे, बड़ा दर्द देंगे। तो बेहतर तो यही होगा। पर अगर आप जैसे कह रहे हैं कि पर आप ये कह रहे हैं कि जैसे उनको अगर गठबंधन में लिया आता तो हो सकता था कुछ डेंट बच जाए, पर गठबंधन में उनको लेने का नुकसान ये है कि भाई उन पर ठप्पा लग जाएगा कि जो बीजेपी को आप कम्युनल कह करके उस पर आरोप लगाते हैं, अगर आप गठबंधन में ओवैसी को लेंगे जो पूरी मुस्लिम परस्ती की पॉलिटिक्स करते हैं, तो अगर आप हिंदू परस्ती की पॉलिटिक्स करने वाले को कम्युनल कह करके उससे दूर जाते हैं, तो मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वाले को अपने साथ कैसे ले पाएंगे? अरे साहब, मुस्लिम परस्ती की राजनीति और निकलने वाली परिस्थिति हो जाएगी। माफ कीजिएगा अवनीश जी, मुस्लिम परस्ती की राजनीति से कौन दूर रहे? अखिलेश यादव तो नहीं ना, पर मानते तो नहीं ना। सुनिए मानने से क्या होता? अखिलेश यादव पर खुद मुस्लिम परस्त होने के लगातार इल्जाम लगते रहे हैं पॉलिटिकल क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम और भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग अखिलेश यादव पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाते रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू रहा है उत्तर प्रदेश में। चुनावी राजनीति के पोलराइजेशन का एक बड़ा मेजर पॉइंट रहा है कि अखिलेश यादव वो दंगाइयों को बिरयानी खिलाते थे और क्या करते थे याद से नहीं है, तो मुलायम सिंह यादव के जमाने से। मुलायम सिंह यादव को भी तो मुल्ला मुलायम कहा जाता था। और उसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े दिग्गज चेहरों के होने के बावजूद, आजम खान जैसे नेता, अहमद हसन जैसे नेता होने के बावजूद, मुसलमानों के सबसे बड़े पसंदीदा अगर कोई राजनेता थे तो खुद मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह से सीधा कनेक्शन उनका था। तो वही तो लेगेसी मिली है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव आप खुद ट्रेन देखिए, एक सीट नहीं, आप उसको यहाँ पर फर्टाइल जमीन दे करके आप उसको उबारने की तो कोशिश करेंगे। आप अगर सीट देंगे, मौका बनाएंगे। भाई एक जगह ये है कि आप हार जाइए इस खेल में, पर इस खेल में एक तरीका ये भी है कि आप बड़ी लकीर खींचिए। आप जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जीतने की लड़ाई लड़िए। अगर आपने मौका दिया और सोचा कि भाई 1% वोट 2% वोट बढ़ जाए। अब आज ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, अब आपको भी तो याद होगा अच्छी तरह से वो तस्वीर, जैसे अभी आपने उदाहरण नहीं बताया। 2019 के चुनाव में ये सब आसपास घूम रहे थे, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, सब बाह में बाह डाले घूम रहे थे, गठबंधन मोर्चा ये सब बना रहे थे। और अचानक अब आज राजभर कह रहे हैं कि भाई उनको, अब आपने वो शब्द इस्तेमाल, मैं क्या नेशनल प्लेटफॉर्म पे करूं कि भाई वो क्या शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने उनके लिए।
वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि एक बात बता दूं, वो शब्द जो है पूर्वांचल में खास तौर से और मध्य उत्तर प्रदेश में आम चलन में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन वो गाली है, उफट आदमी के लिए वही असंसदीय भाषा है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। असंसदीय है। लेकिन अब क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर का? साहब, ओम प्रकाश राजभर की तो यही यूएसपी बन गई है। ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मऊ में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहा था, भाजपाइयों के लिए क्या कहा था? सीधे सीधे माँ की गाली दी थी। तो गाली जो हम आप नहीं दे सकते हैं, सार्वजनिक रूप से कभी सोच भी नहीं सकते, उन्होंने दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, दो दो बड़े महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की तो आदत बन गई है, और ओम प्रकाश राजभर इससे विचलित भी नहीं होंगे, इससे वो बैक भी नहीं होंगे, वो अपना यही रवैया जारी रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर आज की तिथि में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे माइक हेलर या लाउड स्पीकर की तरह हो गए हैं, जिनसे जिसको चाहो जो बुलवा दो। उकसाओ, आज की जिसको चाहो उसको जिसको भड़काओ, उकसाओ, भड़काओ, बुलवा दो, बुलो। देखिए, आप तंज बोलोगे, आप गाली के भाषा में बोलोगे, आप टेढ़ी भाषा बोलोगे, आप असंसदीय भाषा बोलोगे, आप ऐसे इल्जाम लगाओगे जो सार्वजनिक रूप से नहीं लगाए जा सकते, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो उधर से आएगा। अब जो रिएक्शन आएगा वो हो सकता है एनडीए के लिए, भाजपा के लिए फायदेमंद हो, उससे एक अलग वातावरण बन रहा हो। तो राजनीति में सबकी नहीं, पर अपनी अलग ये बात अलग दिलचस्प यूएसपी है ना, होती तब है। राजभर को महाराजा सुहेलदेव की याद नहीं आई थी, महाराजा सुहेलदेव के प्रताप की, उनके बलिदान की याद नहीं आई थी। तब वो ओवैसी के साथ गलबैयां कर रहे थे, जब वो उनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और आज वो, अच्छा, वो भी जा करके वहां पर जब पहुंचते हैं बहराइच में, तो वो उसी गाजी सालार मसूद काजी के जो है दरगाह पर जाकर के माथा टेकते हैं। वैसी जिनके मजार पर जो मेला लगता था वर्ष उर्स पर, उसको योगी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, और ये कहा था कि किसी आक्रांता के सम्मान में किसी भी तरह का मेला नहीं लगेगा। पहले तो सरकार ही वहां पर जो है मेला लगवाती थी, बाकायदा उसको अल्पसंख्यक विभाग देखता था। ऐसा होनी चाहिए भी, आगे आगे देखते जाइए। ये तो एक बूंद है, बहुत छोटी सी शुरुआत है। ये जो बहराइच है, ये बहराइच 2026 में अगर हो गए, जिसके आसार हैं विधानसभा चुनाव के, या फिर जिसको हम 2027 का यूपी असेंबली इलेक्शन कहते हैं, उसमें ये बहराइच बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। बहराइच से निकले संकेत, संदेश पूरी चुनावी पॉलिटिक्स को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। आज आपसे चर्चा में बात बता रहा हूं, और इशू बहुत बड़ा बन जाएगा यही गाजी मियां की मजार। गाजी मियां की मजार बनाम सुहेलदेव, और सुहेलदेव उसी तो ऐसे में जिनको पासी भी अपना प्रतीक पुरुष मानते हैं, और राजभर भी। जी, राजभर मानते हैं, और सुहेलदेव का नाम लेकर के पार्टी बनाई। नहीं, आज राजभर ओम भी प्रकाश मानते हैं, पासी भी मानते हैं। हेमंत जी, जी लखनऊ के आसपास जी रहने वाले सारे पासी समाज के लोग जो हैं, वो राजा सुहेलदेव को अपना वंशज, उनके अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। और वो कहते हैं वो तो राजभर नहीं थे, राजभर कहते हैं वो राजभर थे, उनका पासियों के मैं समाज से कोई आपको लेना देना नहीं। ये भी एक अलग लड़ाई है। म, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, पहले ध्यान रखिए कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और सुनिएगा कि साहब, ये राजभर साहब जो ओम प्रकाश राजभर हैं, आपके मित्र, हमारे मित्र, सबके मित्र, बिंदास बोलने वाले, बोलते बोलते क्या बोल जाएं उसकी सीमा वो जानते हैं, लेकिन बोलते हैं और बोलते रहेंगे, भी नोट करिएगा। राजभर ने सुहेलदेव जी का नाम लेकर के एक बड़ा अपना बहुत बड़ा फॉलोअर्स का बहुत बड़ा चंक बनाया है, फॉलोइंग जो ईस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा है। आज की तारीख में राजभर समाज के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, और उनकी इतनी बड़ी उपयोगिता है कि उनको साथ लिए बगैर किसी का बहुत ज्यादा काम नहीं चलने वाला है। राजभर मतों की सबको जरूरत है। और उससे राजभर ज्यादा मतों उनके पर भोपू की जरूरत है।
अरे भोंपू तो पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए हैं, भोंपू या लाउड स्पीकर या माइक हेलर जो कुछ आप कहते हैं। अब जैसे अभी मैंने क्यों कहा कि ये गाजी मियां की मजार बहुत बड़ा इशू कैसे बनेगी, चुनाव पहले आप देखिएगा, यही ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे, उधर से ओवैसी बोलेंगे, मुस्लिम समाज रिएक्ट करेगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इस बार मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में आशंका है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि गाजी मियां वर्सेस सुहेल देव ये एक ऐसा इश्यू बनेगा जो फिर वही वातावरण जो अतीत में देखा गया ध्रुवीकरण का है वातावरण कि हाँ, कि राजनीतिक ध्रुवीकरण जो मतदाताओं के बीच में आखिरी वक्त पे हो जाता है, उसकी जमीन हो सकता है गाजी मियां की मजार ही बन जाए। और पर इसमें कितना एक बड़े विचित्र किरदार है ओम मन जी, प्रकाश राजभर। 1000 साल पहले जो इतिहास अवध की धरती पर दोहराया गया, उस 1000 साल पुराने इतिहास को, ये लगभग 1094 के आसपास की बात है, और उस इतिहास को आज याद कर करके आज राजनीति हो रही है, चाहे वो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले कर रहे हो या फिर जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हो वो कर रहे हो। अब दुविधा क्या है, अखिलेश यादव के लिए दुविधा है कि भाई उनको पिछड़ों का भी वोट चाहिए, उनको दलितों का भी वोट चाहिए। भाई पिछली बार तो उनको निषाद, राजभर, पासी सबने खूब जम करके वोट किया है, और प्लस मुसलमानों ने भी वोट किया है। अब उनकी स्थिति बड़ी दुविधात्मक हो गई कि वो किस तरफ खड़े हों, किसके साथ खड़े हों, या कैसे इस पूरे वातावरण से जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का है, जो एग्रेसिव वोकल पॉलिटिक्स का नेचर है, इससे कैसे अपने आप को डिटैच कर पाए। क्योंकि यही आरोप तो वैसे ही लगा रहे हैं कि आप हमारे लिए बोल नहीं रहे हैं, हमारे मुद्दों पर बोल नहीं रहे हैं, हमारे विषयों पर बोल नहीं रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ओवैसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से 80-20 की राजनीति करना शुरू किया है, अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं के सामने ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है, ये सच है। इसको अखिलेश यादव की आत्मा ही जानती होगी कि वो कैसे डील करें। अगर मुस्लिमों के लिए खुल करके बोलें, उनके धर्मस्थल तोड़े जाने पर वो बयान दें, तो साहब ये जो 80 वाला है उसमें नाराजगी पैदा होगी। 80 वाला जो है उसको उसका एक लाइन शेयर लिए बगैर उत्तर प्रदेश में सरकार में वापसी नहीं संभव है। और उसके पहले से ही अपने पिताजी के जमाने से समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त होने के इल्जाम लगातार सह ही रही है। कई घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं जिससे मुस्लिम परस्ती उनकी जाहिर भी होने लगती है। आप खाली इतना देखें, आप अगर एक रिकॉर्ड छोटा सा निकलवा लें कि पिछले 1 साल में अखिलेश यादव स्वयं वैवाहिक कार्यक्रमों में यानी शादियों में कितनी जगह गए, कैसे कैसे गए, मुस्लिम वेडिंग्स में कितनी जगह गए और हिंदुओं की शादी में कितनी जगह गए। ये सारी चीजें हैं जिसका आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी निकाल के रखती है। वो तो देखती है कि अखिलेश यादव एक चूक करे और हम 1000 गुना उस पर अटैक करें। तो अखिलेश यादव के सामने तो समस्या बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और अखिलेश यादव को भी पता है कि जब तक वो अपर कास्ट का एक अच्छा खासा हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि यूपी हाँ, का चुनाव हो सकता है कि आखिरी चुनाव हो देश में। देखिए, वो अखिलेश यादव की अपनी सोच है, उनका अपना स्टेटमेंट है। वो कह सकते हैं, इसका बहुत मतलब तो मैं नहीं समझता हूँ, न मैं इसको बहुत मैच्योर स्टेटमेंट मानता हूँ। लेकिन बाकी जो परिस्थितियां हैं उसको कैसे डील करें, अखिलेश यादव की आप कह रहे हैं कि ओवैसी यूपी में हलचल नहीं धमाल मचाने वाले हैं, मतलब वो ठीक ठाक उलट पुलट कर देंगे। अब इस उलट पुलट में जो अपनी चीजें सजो के रख पाएगा वो बच निकलेगा, और जो अपनी चीजें लूज कर जाएगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, ऐसा है कि बहुत बड़ा तालाब जिसका पानी ठहरा हुआ होता है, उसमें एक छोटा सा कंकड़ मार दीजिए तो हलचल मच जाती है। ओवैसी फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए छोटी पार्टी है उनकी, AIMIM, बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, लेकिन वो जहां पेनिट्रेट करते हैं वो बड़ा दर्द देने वाला होता है। और उनके पेनिट्रेशन का जो दर्द होगा, जाहिर सी बात है वो अखिलेश यादव पर होगा, समाजवादी पार्टी पर होगा। और यह चीज
सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी को हर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी सूट करेगी जो मुस्लिमों में डिवीजन की स्थितियां पैदा करे। मुसलमान बटा आप कह रहे हैं तो कि ओवैसी अखिलेश यादव बीजेपी या को सूट कांग्रेस करेंगे, कमजोर हुए। बीजेपी को सूट करेंगे और अखिलेश को रिएक्ट करेंगे। अरे साहब, सूट कर ही रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं। अखिलेश को कहाँ, अखिलेश के लिए तो नेगेटिव चीजें हो जाती हैं, इसलिए कह भारतीय रहा हूँ जनता रिएक्ट पार्टी के लिए करेंगे। पॉजिटिव। अरे साहब, जब 80-20 की पॉलिटिक्स होती है, 20 में मुसलमान है, तो 20 में जब बटेगा तो नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, उनका नुकसान होगा। ये तो सीधा सीधा अंकगणित है राजनीति का, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो अगर और आप इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो मुस्लिम फेसेस यूपी में अवेलेबल हैं पॉलिटिशियंस, अब उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है कि ओवैसी भले बाहर से आ रहे हों, लेकिन उनकी फॉलोइंग हो सकता है उनके विधानसभा क्षेत्रों में, उनके अपने जो कार्यस्थल, भाई यूपी में अभी भी आजम खान का अपना प्रभाव वाला रामपुर का इलाका है, ठीक है कि उनके ऊपर लीगल केसेस हैं, उनका परिवार ऐसे प्रभावित है, या इमरान मसूद का अपना इलाका, या जैसे कैराना का इलाका है जो नाहिद हसन और उनकी सिस्टर वहां से एमपी हैं। इस तरह के जो अपने अपने पॉकेट्स में, या जैसे कानपुर में जाज मऊ वाली सीट से सोलंकी परिवार है, इरफान सोलंकी और ये सब, उनकी पत्नी विधायिका है इस वक्त। ये जो अलग अलग पॉकेट्स में लीडर्स मुस्लिम बीजेपी समाजवादी पार्टी के पास हैं, इनके लिए भी बड़ा चैलेंज हो गया कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उन्हीं की सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करके उनकी मुश्किल खड़ी कर दे। ये लीडरशिप बीजेपी समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द अब कम से कम आजम खान के नहीं रहने पर, या उनके निष्क्रिय होने पर, या जेल में होने पर, ये भी एक फॉर्मूला फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है, जहां तक चेहरे की बात है मुस्लिमों को आकर्षित करने का, तो ध्यान रखिएगा, जब आजम खां अपने उरूज पर थे और मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप थी समाजवादी पार्टी की, तो भी मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा चेहरा आजम खान नहीं थे। मुलायम सिंह यादव खुद सबसे बड़ा चेहरा थे मुस्लिमों के लिए। अगर मैं वैसे ही अब अगर मैं अखिलेश आपसे कह यादव दूं अब मैं अगर आपसे कह दूं कि यहां वही काम राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए कर सकते हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे थे, यानी जो जो एक जो निगेटिव फैक्टर है समाजवादी पार्टी के साथ, उनकी लीडरशिप विद इन, या जैसे आजम खान का फैक्टर, या ओवैसी का बड़ा लेवल, भाई नेशनल लीडर हैं वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स के, वो कई सारे स्टेट से परफॉर्म कर रहे हैं। राहुल गांधी का फैक्टर जब जुड़ता है अखिलेश यादव के साथ, तो वो इसको काउंटर करने के लिए कितना मजबूत अपोजिशन हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका कोई प्रभाव खास नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रभाव होता तो अमेठी की सीट नहीं हारते। उत्तर मैं प्रदेश आज में की बात प्रभाव कर रहा हूँ होता सर, तो ये तो 19 की बात हुई। मैं आज की बात बता रहा हूं। आज की तारीख में राहुल गांधी की कोई बड़ी प्रासंगिकता नहीं है। बात उनकी विचारधारा की है, जो राजनीति करते हैं वो किस विचारधारा की है, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, आप भूल गए, दो लड़कों की जोड़ी तो आई ठीक है, तो दो थी। लड़के हैं। दो लड़कों की जोड़ी ने क्या किया था, क्या फर्क पड़ा था? कुछ नहीं। जो बात आप ओवैसी कर रहे थे, ओवैसी से तो यही सवाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या मुसलमानों का होना चाहिए कि आखिर ओवैसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट ही क्यों देते हैं? वो हिंदू कैंडिडेट क्यों नहीं देते? हिंदू कैंडिडेट दे करके देख लें उनको कितने वोट मिलते हैं। तो इसीलिए तो उनको ये जो उत्तर प्रदेश का पोजीशन है, उनको भारतीय जनता पार्टी का बगलगीर या उनकी बी टीम या उनका सहायक होने का इल्जाम तो इसी बिना पर उन पे लगाता है। तो इसी के साथ दिक्कत है। और आप जमीन, तो वैसी ऐसा करते हुए मैं फिर आ रहा हूँ शाहगंज पर। आप शाहगंज को उदाहरण देख लीजिए, कहाँ 11-12 हजार वोट और कहाँ 600-700 वोट से हार। ऐसी बहुत सी सीटों पर उनका इस तरीके का प्रभाव हो जाता है जहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कमजोर हो जाती है। तो ये है साहब, क्या ठीक करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और खास तौर पर
यूपी की पॉलिटिक्स के ओवैसी फैक्टर की एनालिसिस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि यूपी की राजनीति के गूढ़ विश्लेषण जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए, शुक्रिया।